जय हिंद दोस्तों। स्टडी 24+7 क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव, भरने वाला, मिलान करने वाला और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न को हमने बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर पहले उस वीडियो को देखिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्या प्रश्न है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसको लगभग 150 शब्द में आपको उत्तर देना है। अगर एग्जाम में कोई भी इसमें से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में से कोई भी पूछता है तो आपको लगभग 150 शब्द या 160 शब्द के करीब आपको लिखना पड़ेगा। तभी जो एग्जामिनर होगा, जो चेक करने वाला होगा, वो आपको पूरा नंबर दे पाएगा, नहीं तो पूरा नंबर आपको प्राप्त नहीं होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को बतावे। यानी कि जो इटली का एकीकरण हो रहा था उस समय मेजनी थे, काउंट काबूर थे और गैरिबाल्डी थे। इन तीनों के क्या क्या योगदान था एकीकरण में, उनके बारे में इसमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा, हमने लिख दिया है पहले से उत्तर। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहले लिखना है। उसके बाद लिखिएगा, मेजनी ने सन 1881 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। मेजनी का उद्देश्य इटली के प्रायद्वीपों से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। ये आदर्शवादी और गणतांत्रिक विचारधारा के थे। उसके बाद काबूर के बारे में लिखिएगा कि काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। काबूर ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। उसके बाद गैरिबाल्डी एक सशक्त क्रांतिकारी थे। ये पेशे से नाविक थे और मेजनी के विचारों के समर्थन थे, परंतु बाद में काबूर के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधार बन गया। गैरिबाल्डी ने इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। उसके बाद इसका आगे है, इन रियासतों के अधिकांश जनता बुर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग आकर गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना कर विक्टर एमेनुअल को सत्ता सौंप दी। उपरोक्त के आधार पर इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण योगदान किया। कुछ नहीं लिखना है, आपको पढ़ाया गया होगा कि मेजनी ने क्या किया था, काउंट काबूर ने क्या किया था, गैरिबाल्डी ने क्या किया था, तो उसी को इसमें लिख देना है। तीनों को बारी बारी से लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में जो बिस्मार्क थे, उन्होंने क्या क्या अपना भूमिका निभाया, उसके बारे में इसमें लिखना है। लगभग कितना शब्द में लिखना है, तो 150 शब्द में होना चाहिए। तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो दूसरा क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने 3 महत्वपूर्ण चरणों में पूर्ण किया। कितना चरण में पूर्ण किया? 3 चरण में।
पहला चरण आपके सामने है डेनमार्क से युद्ध एवं गेंगस्टाइन की संधि। पहला जो चरण था डेनमार्क से युद्ध करके और एक संधि करते हैं जिसे गेंगस्टाइन की संधि कहते हैं। इसके तहत पहला चरण हुआ। तो पहला चरण में क्या था, सेल्सविग और हॉलस्टाइन पर डेनमार्क का अधिकार था। सेल्सविग की आधी जनता जर्मन और आधी डेन थी, जबकि हॉलस्टाइन की पूरी जनता जर्मन थी। प्रसा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में डेनमार्क को पराजित किया। 1865 ईस्वी में गेंगस्टाइन की संधि हुई। इसके तहत हॉलस्टाइन ऑस्ट्रिया को और सेल्सविग प्रसा को प्राप्त हुआ। यह पहला चरण हुआ। पहला चरण में इतना आपको लिखना है। दूसरा चरण क्या था इसका, तो दूसरा चरण था ऑस्ट्रिया प्रसा एवं प्राग की संधि। दूसरा चरण क्या था बिस्मार्क के लिए, ऑस्ट्रिया प्रसा एवं प्राग की संधि। इसमें क्या लिखना है कि हॉलस्टाइन की जनता ऑस्ट्रिया का विरोध करने लगी। बिस्मार्क ने एक तरफ इन्हें गुप्त समर्थन प्रदान किया और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी की। 3 जुलाई 1866 को प्रसा ने ऑस्ट्रिया को पराजित की और 23 अगस्त 1866 ईस्वी को प्राग की संधि के तहत हॉलस्टाइन को प्रसा में शामिल किया। यह दूसरा था। तीसरा क्या था, तो तीसरा था फ्रेंको प्रशियन युद्ध एवं फ्रैंकफर्ट की संधि। तो तीसरा में क्या लिखना है कि सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद 15 जुलाई 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध आरंभ हो गया। 5 सितंबर 1870 ईस्वी को फ्रांस पराजित हुआ और 10 मई 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। उसके बाद लिखना है उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याद रखना है कि 3 चरण में पूरा किया, कौन कौन चरण था और उस चरण में क्या क्या हुआ उसी के बारे में इसमें लिख देना है। आपका 5 नंबर का 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। जो क्वेश्चन क्या है, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का प्रभाव की चर्चा करें। क्वेश्चन 3 नंबर क्या है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव की चर्चा करें। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं का संप्रभुत्व, राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। यह एक प्रकार से राष्ट्रवाद का परिभाषा कह सकते हैं। इसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान किया। फ्रांस की क्रांति ने राजनीति को अविभाज्य वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग का संदेश पहुंचा, जिसे यूरोप ने अंतः एवं आक्रमण रूप धारण कर लिया और सभी लोग एकीकरण के लिए संघर्ष करने लगे। उपरोक्त के आधार पर राष्ट्रवाद की भावना के उदय का सबसे प्रमुख कारण फ्रांस की राज्य क्रांति तथा नेपोलियन का आक्रमण था। इतना आपको लिख देना है। यह जो क्वेश्चन का आंसर अभी हम बताए हैं लगभग 150 शब्द के करीब है, तो आपको इतना लिखना पड़ेगा। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो लगभग 150 शब्द के करीब आपको लिखना होगा, तभी आपको जो नंबर मिलेगा उस पूरा नंबर मिलेगा। चौथा क्वेश्चन है जुलाई 1830 ईस्वी की
क्रांति का विवरण दे। विवरण का मतलब होता है कि उसके बारे में लिखिए कि 1830 ईस्वी की क्रांति क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। विवरण का मतलब वही होता है। तो चौथा का आंसर क्या होगा? चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रांस का शासक चार्ल्स 10। 1830 ईस्वी की क्रांति के समय जो राजा था वो कौन था? चार्ल्स 10। तो लिखना है फ्रांस का शासक चार्ल्स 10 एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारते हैं तो वो व्यक्ति आपको उसी के प्रतिक्रिया के रूप में आपको 2 थप्पड़ मारेगा। उसी को कहा जाता है प्रतिक्रियावादी। यानी कि आप अगर कुछ करेंगे तो वो भी आपको कर सकता है, मार सकता है। अगर आप किसी को मारेंगे तो भी आपको मारेगा। उसी को कहा जाता है प्रतिक्रियावादी शासक था, जिसने फ्रांस में राष्ट्रीयता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया और प्रतिक्रियावादी पोलिगेनेक को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने सर्वप्रथम लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अविभाज्य वर्ग की स्थापना कर उसे विशेषाधिकारों से विमुखित करने का प्रयास किया, जिसे उदारवादियों ने चुनौती चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन और उदारवादियों द्वारा पोलिगेनेक के प्रति गहरा असंतोष प्रकट किया गया, जिसके प्रक्रिया स्वरूप चार्ल्स 10 ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेश जारी कर उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया और इसी क्रम में 28 जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हो गया, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स 10 इंग्लैंड पलायन कर गया, यानी कि इंग्लैंड भाग गया और फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हुआ। उपरोक्त के आधार पर जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति ने फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत किया। यह आपका चौथा क्वेश्चन का आंसर है। ये लगभग 160-150 के करीब है। तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, हर हाल में लिखना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो पांचवा क्वेश्चन है इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। यानी कि जो यूनान में स्वतंत्रता हुआ था, यूनान में जो स्वतंत्रता हुआ था उसके बारे में लिखना है इसमें कि कैसे हुआ, क्या क्या हुआ उसमें। तो पांचवा का आंसर क्या होगा? 5 का नंबर का जो आंसर होगा, यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। गौरवमय का मतलब होता है कि जैसे नहीं, वो पहले से ही हर चीज में वो अलग था, अलग प्रकार के था, जिसके कारण उसे पश्चात का मुख्य स्रोत माना जाता है। और यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। यूनान को अपनापन की कमी हुई। 18वीं सदी में तुर्की की स्थिति 18वीं सदी में तुर्की की स्थिति मरीज की भांति हो गई और साथ साथ इसी सदी के अंत तक कई राष्ट्रवादी संगठन तैयार किए गए, जिससे यूनान में संग्राम की शुरुआत हुई। हितोरिया फिलाई नामक एक संगठन ओडिशा नामक स्थान पर मध्यम वर्गों द्वारा बनाया गया, जिसका उद्देश्य तुर्की साम्राज्य का अंत करना था, परंतु तुर्की द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को कुचल दिया गया और पुनः 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिमसाल्टी ने फिर विद्रोह शुरू किया। मेटरनिख के दबाव में आकर रूस ने तुर्की की मदद कर विरोध को दबाया। उसके बाद द्वितीय संग्राम क्या हुआ? तो द्वितीय संग्राम की शुरुआत मोरियाना द्वीप से हुआ। यूरोप के कई देशों से
स्वयंसेवक यूनान पहुँचे। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन ने 1824 ईस्वी में यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही अपना प्राण त्याग दिए, जिसका यूनान में चल रहे आंदोलन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। तो ये था आपके यूनान से संबंधित जो क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे, उसके बारे में था। ये भी क्वेश्चन को आपको 150 के करीब लिखना होगा, तभी आपको नंबर प्राप्त होगा 5 में 5। तो इस चैप्टर में 5 ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो पांचों के पांचों हम इस वीडियो में बता दिए। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न को बताए थे। उसके पिछले वाले वीडियो में हम मिलान करने वाला वीडियो और भरने वाला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने बताया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।